हकीकत क्या है में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं हूं आपके साथ प्राची पार्षद। आज कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की टीम ने सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत की। 4 घंटे चले इस सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बार 4 तहखानों का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ सुरंग होने का भी दावा किया जा रहा है। सबसे ज्यादा 30 सालों से बंद पड़े तहखाने ने चौंकाया है, जिसमें स्वास्थ्य, कलश और मूर्तियां होने का दावा किया गया है। यूं तो सर्वे टीम के किसी भी मेंबर ने खुलकर कुछ नहीं बोला और कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, लेकिन ये तमाम बातें ऑफ द रिकॉर्ड निकलकर सामने आई हैं। कोर्ट का हवाला देते हुए सर्वे टीम ने ये जरूर कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद तमाम तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन किसी ने खुलकर कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोला। तो आज दिन भर की क्या बड़ी बातें रही, सर्वे में क्या कुछ खुलासे हुए, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्वे का राउंड 2, कैमरा, लाइट, एक्शन। उम्मीद के मुताबिक आपको राउंड 2 सर्वे का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, फुल अटेंशन। किसको हुई टेंशन? क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक संकेत मिले हैं? प्रशासन, वादी प्रतिवादी सब लोग किए। उम्मीद के मुताबिक आपको मिला है जो सब लोग मिला। तो कह रहे हैं कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिले हैं। जो याचिका करता है उनके वकील हैं। कमिश्नर अपना रिपोर्ट देगा, मिला कुछ नहीं। साक्ष्य का आधार पर कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। जनरल कमीशन है, कोई साक्ष्य नहीं। सबके अपने अपने दावे। किसके दावे में दम, किसके सबूत ज्यादा, किसके कम। 240 मिनट तक कैमरा चला। सर्वे टीम को क्या क्या मिला? 52 सदस्यों की सर्वे टीम ने क्या देखा? मस्जिद के भीतर पहली बार गया कैमरा, तहखाने में पहली बार घूमा कैमरा, खुल गया तहखाने का राज, तहखाने के भीतर तहखाना। तहखाने की क्या है मिस्ट्री, तहखाने की पूरी हिस्ट्री, मंदिर के सबूत या मस्जिद का वजूद, पहले दिन की क्या है रिपोर्ट। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। 29 साल 4 महीने और 10 दिन के बाद पहली बार बंद तहखाने के ताले खुले, लेकिन जो मिला वो कल्पना से परे मिला। इसका इशारा मिल गया है। जो कुछ मिला है तहखाने से मिला है, लेकिन मिला क्या है? कैमरे पर नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तहखाने को लेकर पता चली है। अभी 2 तहखानों की बात हो रही थी, लेकिन जब सर्वे टीम अंदर पहुंची तो तहखाने के भीतर उसे तहखाना मिला। एक चाबी डीएम के पास थी तो दूसरी चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, लेकिन जो उत्तर दिशा का तहखाना था उस पर ताला मिला और जब ताला खोला गया तो तहखाने के भीतर 2 तहखाने मिले। लेकिन मस्जिद के भीतर कितने तहखाने, ये सवाल अभी भी बड़ा है। फिलहाल सर्वे टीम को पहले दिन 4 तहखाने मिले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि सर्वे टीम ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि 4 तहखाने मिले हैं और तहखाने से बहुत कुछ मिला है। ये गोपनीय है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होगा और ये इसलिए सारे दस्तावेज गोपनीय है। अच्छा, कितने तहखाने थे? ये जेनरिक बातें तो बता दीजिए। कई तहखाने हैं, कई तहखाने पाए गए। कितने हुए? बिल्कुल आधे हो गए हैं लगभग, आधे कल होंगे। कितने दिन लगेंगे इसमें? लगेंगे कल, अब कल पता चलेगा। अभी एक दिन और लगे। तो क्या बाहर भी किया गया, सिर्फ अंदर तक ही सीमित था? बाहर भी हुआ, तहखाने में भी हुआ। तहखाने, कई तहखाने। क्या आपकी उम्मीदों के अनुरूप परिणाम मिले हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सारे हमारे
हमारे परिणाम के बारे में तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर उनको परिणाम मिले हैं। 3 तहखाने या कहें कि आधे तहखाने शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने आधे तहखाने के बाद ये वादी पक्ष के वकील हैं जो कह रहे हैं कि कोर्ट की रिपोर्ट में जो हुआ वो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहा है कि आधे तहखाने हो गए हैं। बाहर भी जांच की गई है और उनकी उम्मीद के मुताबिक जो उन्होंने दावा किया था उसी तरह के संकेत मिले हैं। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें पता चली हैं उसमें मंदिर के कई सबूत मिले हैं। पता तो ये चला है कि सर्वे टीम जब तहखाना नंबर 3 में घुसी तो कई मूर्तियां दिखी जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। कई कलश मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खास सबूत 2 फीट की एक संगमरमर की मूर्ति मिली है जिसे मगरमच्छ की आकृति जैसा बताया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि मूर्ति बहुत खूबसूरत है जो ढके हुए तहखाने में रखी हुई थी। सुबह कमिश्नर साहब के पहुंचने के बाद 8 बजे से कार्रवाई चालू हो गई और 12 बजे दिन तक कार्रवाई सुचारू रूप से चली। उसके बाद हमें बताया गया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एक सवाल ये कि क्या मंदिर परिसर ज्ञानवापी के अंदर ही हुआ या बाहर के इलाके में भी? आज जो है जो प्रश्न उठा था पिछले आदेश में और जो उन्होंने मांग की थी कि आप नहीं जा सकते हैं, उसको खारिज किया गया और प्रशासन ने आज हमको उसी अनुरूप जी 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 बिल्कुल अंदर और बाहर दोनों एकदम। तो कितने तहखाने मिले जी इसके बारे में अभी आप फाइंडिंग है। इस चीज को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए आप कुछ मत पूछिए। जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपके मेरे वाद पत्र के अनुकूल सारी चीजें हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने वाद पत्र दाखिल किया। क्या जो तस्वीरें हमारे पास श्रृंगार गौरी की हैं, क्या वो वैसी ही मिली या कुछ बदलाव? जी सारी चीजें जो है वो अभी फाइंडिंग में है। जब कमीशन पूर्ण हो जाएगा तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताया जा सकता है। कितने दिन में कार्रवाई पूरी होगी? अब कल तो कमिश्नर साहब का आदेश था कि कल सुबह फिर आया जाए, 8 बजे से फिर कमीशन चालू हो जाएगा और कल अगर पूर्ण हो जाता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट डेट वो रखेंगे। तो एक बात तय है कि अभी फाइंडिंग को लेकर कल भी ये जांच जारी रहेगी। मूर्ति के बारे में और जानकारी सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगी, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि सर्वे टीम की तरफ से यूं ही नहीं कहा जा रहा कि जो मिला है कल्पना से ज्यादा है। इतना ही नहीं, तहखाने के भीतर से और भी कई हैरान करने वाले सबूत मिले हैं। एनिमेशन से आपको समझाते हैं। जिस तहखाना नंबर 3 का ताला खोला गया उसके भीतर कई खंभे भी दिखाई दिए। ये खंभे पत्थरों के बने हैं। करीब 3 ट्रक पत्थर के खंभे तहखाने में मौजूद हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि हर खंभे में मूर्ति जैसी आकृति बनी है। सर्वे रिपोर्ट का आना भी बाकी है, लेकिन जो बातें सबूतों को लेकर पता चली हैं वो मंदिर के सबूत की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन सर्वे टीम में शामिल मुस्लिम पक्ष के वकील सबूत की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। 2 घंटा चला, कार्रवाई संपन्न नहीं, 2-3 घंटा शुरू में मना कर ताला खोला गया, ताला बना नहीं, ताला हमारी चाबी हमारे पास थी, हम लोगों ने खोला। अभी तो कुछ नहीं, कमिश्नर अपना रिपोर्ट देगा, मिला कुछ नहीं। कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। जनरल कमीशन है, कोई साक्ष्य नहीं। तहखाने में क्या दाखिल हुए थे? नहीं, हाँ सब लोग दाखिल हुए थे। काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे करने के लिए टीम गई थी। 4 घंटे तक वीडियोग्राफी की गई, लेकिन क्या कुछ शूट किया गया ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, इस दौरान 4 तहखाने में टीम गई थी, चारों तहखाने में शूट किए और कई महत्वपूर्ण, जो खासकर हिंदू पक्ष हैं उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पे मिले हैं, जैसे कि एक 2 फीट करीब की मूर्ति है, बहुत सारे कलश हैं जो टूटे हुए हैं और इसके साथ साथ दीवार पे जो है मूर्ति लगी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला है। अब सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट में जब रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद जब सार्वजनिक की जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि काशी के ज्ञानव्यापी परिसर में जो वीडियोग्राफी हुई है, जो सर्वे हुआ है, उसका सच क्या है। पता तो ये भी चला है कि तहखाने की दीवारों पर श्रृंगार गौरी जैसी देवी की आकृतियां हैं, स्वास्तिक और कलश के चिन्ह भी हैं। 4 तहखाने के अलावा एक और तहखाना है, सुरंग का भी जिक्र है। मस्जिद की गुंबद के मंदिर की गुंबद होने का भी दावा है। लेकिन सच क्या है ये तब पता चलेगा जब सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक के सामने आएगी। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग खुलकर कैमरे पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस बात का संकेत जरूर दे रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट पॉजिटिव है।
अच्छा, आपने तो इस पूरे मामले को शुरुआत से देखा है, कहा जाए पूरी तरीके से आप सूत्रधार रहे हैं। आज जब सर्वे हुआ इस पूरे मामले का, क्या बड़ी बातें रही जो उम्मीद आप लोगों ने की थी, क्या उसी उम्मीद के मुताबिक वहां पर चीजें मिली? देखिए, ये कहना तो अभी हमारे लिए मतलब व्यवस्था है कि इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और कमीशन की रिपोर्ट 17 तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। क्योंकि ये वीडियोग्राफी एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में सामने आ रही है और उसके बारे में पहले से ही कुछ कह देना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आज जो कार्रवाई हुई वो काफ़ी संतोषजनक थी। दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से हुई, पूर्ण रूप से निष्पक्ष कार्रवाई की गई और प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग मिला। विष्णु जी, देखिए, गोपनीयता को रखते हुए क्या बड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, सर्वे पर पूरा देश देख रहा है कि क्या बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू समाज की इस लीगल टीम पे और हम सब पे भरोसा रखते हैं, वो भरोसा रखें। हम सारे लोगों की पूरी कोशिश है कि उनके भरोसे पे खरा उतरे और किसी भी तरह की इस समय बात कहना तो उचित नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी अपनी एक जिज्ञासा है मन में जानने के लिए, पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना रहेगा कि कुछ दिन के वेट करिए। कल जैसे ही सर्वे पूर्ण हो जाएगा और प्रशासन से हमें अनुमति मिलेगी, हम आपको सारी बातें बताएंगे। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि काम सही दिशा में चल रहा है, हम सही डायरेक्शन में हैं और जो हमने दावा फाइल किया है, जितेंद्र भाई साहब ने, जितने लोगों ने दावा फाइल किया है, जितने दावेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सबके दावे में बहुत सच्चाई है, बहुत मजबूती है और वो सच्चाई हम कोर्ट के पटल पर रखेंगे। हिंदू पक्ष अगर संतुष्ट दिख रहा है तो उसके पीछे तहखाने का वो राज है जो अब कैमरों में कैद हो चुका है। लेकिन सवाल है कि तहखाने की मिस्ट्री अब तक क्यों छिपी रही? आखिर क्या है तहखाने की मिस्ट्री और क्यों तहखाने पर ताला लटका? दरअसल जब से मंदिर है या मस्जिद का विवाद खड़ा हुआ, तब से मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके बाद तत्कालीन डीएम सौरभ चंद्र ने 4 जनवरी 1993 को तीनों तहखानों को बंद करवा दिया था। 1993 से पहले तक यहां रोजाना व्यास जी आते जाते थे। उनका एक कमरा भी इस परिसर में होने का दावा किया जाता है। महंत परिवार से जुड़े लोगों का दावा है कि 4 जनवरी 1993 को तत्कालीन डीएम सौरभ चंद्र ने नीचे के तीनों कमरों पर ताले लगवा दिए थे। लेकिन 30 साल बाद तहखाने का ताला खुला तो कई बातें अब सामने आ रही हैं। सच क्या है, ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा और जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि 60% काम हो चुका है या अभी क्योंकि ये देखिए, अपने एडवोकेट कमिश्नर का अपना एक उनका विशेषाधिकार है कि अगर आज मैं ये कह दूं कि मुझे लगता है कल सर्वे हो जाएगा खत्म, पर एडवोकेट कमिश्नर के पास एक अतिरिक्त दिन और है। उनको लगता है कि एक दिन और करना है, तो ये तो अभी उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो तय करेंगे कि उनको कितना समय लगेगा। पर हाँ, सही दिशा में जा रहे हैं और पूरी ये मेरा अपना मानना है कि कल तक शायद सर्वे हो जाए। अगर एक अतिरिक्त दिन और लगेगा तो एडवोकेट कमिश्नर साहब उसको ले सकते हैं। कोर्ट का तो डायरेक्ट उसमें ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस ये सर्वे चलेगा जब तक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हो जाती है। सर्वे का सेकंड राउंड सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था। 30 सालों से तहखाना बंद था। कोर्ट की सख्त रूलिंग थी, लिहाजा प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरी टीम के मोबाइल बाहर ही जमा करा लिए गए थे। टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। साफ सफाई के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया था, सपेरे भी बुलाए गए थे। रिपोर्ट को लेकर गोपनीयता इतनी बरती गई थी कि तहखानों की वीडियोग्राफी करके बाहर निकले फोटोग्राफर से जब मीडिया कर्मियों ने अंदर के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। ये वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी टीम है जो वीडियोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए अंदर गई थी। वो अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी ये? गणेश भैया, हाँ, कितने देर की रिकॉर्डिंग? नहीं, गणेश भैया चलिए। किन किन इलाकों में आपने की? किन किन इलाकों में आपने रिकॉर्डिंग की? कहीं नहीं बता पाएंगे? कोई जानकारी दे पाएंगे? क्या आदेश है आपको कि मीडिया से बात नहीं करनी है? नहीं करनी है। तो ये कोर्ट अपॉइंटेड वीडियो रिकॉर्डर हैं जिन्होंने अपने इक्विपमेंट के साथ पूरी इसकी तहकीकात की, वीडियो रिकॉर्डिंग की। कितनी देर की रिकॉर्डिंग है, किस तरह की रिकॉर्डिंग है? सर, आप फोटोग्राफी की या वीडियोग्राफी की? कुछ नहीं बता पाएंगे सर, माफी चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सर, माफी चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं बोलना चाहते वो और नहीं बोल सकते क्योंकि ये विकास जी हैं जो वीडियोग्राफर थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। यानी वीडियोग्राफी टीम भी बाहर आ चुकी है। सर, अभी कुछ नहीं बता सकते, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि घंटे शो नहीं करते उसमें। अच्छा, फोटो खींचे आपने या वीडियो बनाए?
सर फोटो वीडियो दोनों का ऑर्डर था। तो क्या स्पेशल फ्रेम बनाया गया या जेनरिक रिकॉर्डिंग थी? सर कुछ भी मत बात कीजिए, सब कल अच्छा, क्या आदेश दिए गए आपको? मीडिया से बात नहीं करनी है? सक्षम अधिकारी लोग आपको सब बताएंगे। सक्षम अधिकारी लोग बताएंगे। देखिए, कोर्ट ये याचिकाकर्ता महिलाएं भी यहाँ पहुंच गई हैं और फिलहाल ये वो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं जिनकी याचिका पर ये हुआ था। इन्हें भी अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट करके ले जा रही है और ये यहाँ की स्थिति है। सर्वे के पहले दिन करीब 50% हिस्से में सर्वे हो गया है। कोर्ट कमिश्नर अब बाकी हिस्सों का सर्वे कराएंगे। वक्त पूरा है, कोर्ट कमिश्नर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सर्वे टीम कोने कोने को देख रही है ताकि जब 17 मई की तारीख को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा करने जाए तो अदालत के सामने भी पूरा सच पेश हो सके। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से सर्वे होगा, लेकिन क्या कल भी चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी? सबकी निगाह इसी पर रहेगी। ज्ञानवापी सर्वे आज ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड हुआ। इसमें सियासी मिर्च मसाला लगाने का काम किया भाईजान ने। औरंगाबाद में छोटे मियां के बाद इसमें एंट्री हुई बड़े मियां असदुद्दीन ओवैसी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 3 बार कैमरे पर आए और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक बोला। इसके अलावा मौलानाओं के भी कुछ ऐसे भड़काऊ वीडियो वायरल हुए जिसमें ज्ञानवापी के सर्वे पर ऐतराज जताया गया। बरेली के एक मौलाना ने तो धमकी दे दी और ज्ञानवापी पर मुसलमानों को खामोश ना रहने की बात तक कह डाली। किसने क्या कहा, कहां पर ज्ञानवापी पर हेट स्पीच का माइक ऑन हुआ, देखिए रिपोर्ट। अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। ज्ञानवापी में सर्वे, भाईजान तो बहुत भड़क उठे, सीधे बाबरी करने लगे, खुली चेतावनी देने लगे। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। पहले औरंगाबाद में छोटे मियां ने माहौल बनाया, अब अहमदाबाद से बड़े मियां ने भड़काया। ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। प्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट पर ज्ञानवापी, मंच पर खड़े होते ही माइक के सामने ज्ञानवापी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफे पर बैठकर ज्ञानवापी। भाईजान का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही एक है, मंदिर मस्जिद करो, सियासी माइलेज लो। कुतुब मीनार में आप जाकर वो करते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तमाशा करते हैं, मथुरा में आप करते हैं। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? सरकार में आप है ना, मैं नहीं हूं। आपका काम है कि कानून का पासो लिहाज रख के कानून पर अमल हो, जो बीजेपी नहीं कर रही है। और दूसरे पार्टियां तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई हिंदुत्व का लीडर कौन है, इसीलिए कंपटीशन हो रहा है। ज्ञानवापी वाले टेप का रिमोट सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स के हाथ में नहीं है। देश के कोने कोने में हेट स्पीच वाला टेप ऑन है। हर टेप में फुल ऑन हिंदू मुस्लिम है। अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूँ, तुम तलवारें उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा करके डराते हो। उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। दुश्मन के इरादे को मिट्टी में मिला देते हैं और शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना, शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना। हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश वाले ये गलती न करते तो आज ये दिन हमें देखना पड़ते। ये होगा और कोई बात नहीं, इन चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, आज परेशानी है कल आसानी आएगी, कल इंशाअल्लाह आसानी होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो हुआ वो हुआ। आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी रणनीति बनाना है, हमें कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, इस पर गौर करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का पहला राउंड शांत रहा, मगर कुछ किरदारों ने मिर्च मसाला डालकर, लोगों को बहकाकर, उकसाकर, अलग अलग मंचों से बहुत कुछ कहा। मुस्लिम मोहल्लों में सबका लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप गया। किसने क्या कहा, आज एक एक करके आपको सबकी बातें सुनाएंगे।
शुरुआत इस शख्स से करते हैं। जनाब का वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है। नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। ये बरेली के दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता हैं। ज्ञान वापी का जिक्र करके इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को भड़काया है। बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूर पकड़ता जा रहा है और ये जानबूझ करके इसको फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो सब कुछ प्री प्लान्ड है। जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इसमें छोटे से छोटे मौलाना से लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर तक सब शामिल है। इन्हीं में से एक नाम सज्जाद नोमानी का भी है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इनका ये वीडियो भी घूम रहा है, आप भी सुनिए। सवाल जवाब वाले इस सेशन में इन्होंने क्या कहा। हमारा ये मुल्क दस्तूर के रास्ते से हटकर फैशिज्म के रास्ते पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है और दस्तूर की रूह को कुचला जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है और अब तो बात जेनोसाइड तक पहुंची है। अब उसकी कॉल दी जा रही है और मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। तरह तरह से अक़लियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हरासा और परेशान और खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ लोकेशन चेंज होता है, मौलाना और मुफ्ती ब्रिगेड का रिएक्शन सेम टू सेम रहता है। उदाहरण के तौर पर मौलाना सलमान अजहरी को ही ले लीजिए। इनका मजमा लगता है, आमने सामने आगे पीछे भीड़ इकट्ठा होती है, कैमरा लगता है और माइक ऑन होते ही हिंदू मुसलमान वाला डायलॉग निकलने लगता है। मुसलमान खतरे में है का टेप बजने लगता है। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे? अच्छे हुए ही कब थे? पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है? अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी। अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। सलमान अजहरी साहब ऐसी धार्मिक तकरीरों में पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलाना साहब बाकायदा ये भी कहते हैं कि वो भड़का नहीं रहे, मगर फिर थोड़ी देर में इनका टोन बदल जाता है। तकरीर में बहकाने और भड़काने वाले टेक्स्ट फिट हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों, में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। यह नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। टंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटा। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है।
कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है। धार्मिक तकरीरों में हिंदू मुस्लिम करने वाले मौलानाओं की वैसे तो लंबी चौड़ी फौज है, सोशल मीडिया पर सबके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, मगर दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं वो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम और जर्जिस अंसारी का। जब से ज्ञानवापी मस्जिद, अजान, लाउडस्पीकर, हिजाब जैसे मुद्दे गर्म हुए हैं, तब से इन दोनों की अग्रेसिव स्पीच वाले कई वीडियो वायरल हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जर्जिस अंसारी और अब्दुल्ला के ये बयान सुनिए। एक सेकंड के लिए आपको यही लगेगा कि दोनों सीधे सीधे लोगों को उकसाने वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हो रहा है। इंशाअल्लाह इन लोगों की खोपड़ी में बहुत जल्दी ये बात आएगी कि हम किसको टारगेट बना रहे हैं, किसको नहीं, क्योंकि इतिहास और तारीख गवाह है, हुकूमत और सल्तनतें कुफ्र की बुनियादों पर तो चली हैं, लेकिन जुल्म और ज्यादती की बुनियादों पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी हैं। ना नमरूद की टिक सकी, ना फिरौन की टिक सकी, ना हिटलर की टिक सकी। ये तारीख गवाह है इस बात पर, इतिहास गवाह है इस बात पर, और इस बात को ये भी मानते हैं जालिम लोगों की जुल्म सितम की दास्तानें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र की बुनियाद पर तो चल सकती हैं, लेकिन जुल्म की बुनियादों पर कभी नहीं चलती। दंगाई तुम हो, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू महासभा, ये है दहशतगर्द, ये है लुटेरे, ये डाकू है डाकू। हमारे हिंदू भाइयों देख लो अयोध्या के उस दंगे को 27 फरवरी 1919 सन 2002 के अंदर कौन थे? यही लोग थे ना। कोई दाढ़ी टोपी वाला कहीं नहीं था। बड़े बड़े कांड तुम करो और हम कुछ बोलेंगे स्टेज पर माइक पे आकर तो हमारे ऊपर लोकसभा के अंदर में चर्चा हो जाता है कि हो 2-3 मौलाना है, एक मौलाना अब्दुल्ला है, एक जर्जिस मौलाना साहब है, डॉक्टर जाकिर नायक है, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी, लोग बहुत बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलूंगा, नहीं डरूंगा तुमसे, तुम मना नहीं कर सकते। जर्जिस अंसारी ने अपनी तकरीर में नाम नहीं लिया, मगर इशारा सीधे मोदी पर ही किया और मुसलमानों के दिमाग में कुछ इस अंदाज में ये नैरेटिव फिट किया कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों को टॉर्चर कर रही है। अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते करते ऐसे मौलाना सिर्फ एजेंडा नहीं चलाते, दूसरे धर्म को लेकर भी अनाप शनाप बोल देते हैं। ऐसी टिप्पणियां भी कर देते हैं जो समाज का माहौल खराब कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर यह देखिए कि हिजाब को इस मौलाना ने हिंदू धर्म से कैसे जोड़ दिया। क्या आपके हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है? क्या रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा है? मुझे बताइए कि सीता जी क्यों पर्दा करती थी। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि रामचंद्र की पत्नी सीता भी पर्दा करती थी और राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। एक देवर भाभी का पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वही इस्लाम में है। अलहम्दुल मौत, भाभी को देवर से भी पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि देवर भाभी के लिए मौत है। मौलाना अब्दुल्ला तो एक कदम आगे निकल जाता है। ये शख्स मुसलमान बच्चों को तालीम देने की वकालत करता है, मगर तालीम वाली तकरीरों में भी बाबरी ही फिट करता है, मस्जिद वाला एंगल डालकर परोस देता है। आज भी हम जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमें और आपको वैसा यकीन करना होगा। अगर यकीन ढुल फुल है तो फिर बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है, सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। त्रिपुरा में तोड़ी गई ना, शहीद की गई, 12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या बिगाड़ा हमने? कानून उनके, लॉ एंड ऑर्डर उनके।
इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इस हिसाब से तैयारी करो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, ताकि आगे चलकर वो अपना हक हुकूक ले सके। मौलाना अब्दुल्ला सलीम का ओवैसी कनेक्शन भी है, इनकी अपनी पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी है, तभी तो जो लाइन भाईजान लेते हैं उसी को ये भी फॉलो करते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। भाईजान ने आज दो बार, पहले मंच से और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानवापी के बहाने मोदी पर कुछ यूं हमला किया। मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है, तो बोले नहीं ताजमहल के नीचे होगी। भाई भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। आपने जोक किया, आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में भावुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब ये कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा होने नहीं देगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को इन्हीं हथकंडों से खोया था, इन्हीं हथकंडों से और धोखे से हमने खो दिया। ज्ञानवापी, बाबरी, मथुरा, ताजमहल, सारे मौलानाओं की, सारे मोदी विरोधी नेताओं की टाइमलाइन पर इस वक्त 24/7 यही टेप बज रहा है। जिसे देखो वो बस मोदी पर ही बरस रहा है। हमारे शहर की एक तारीखी मस्जिद इस वक्त फिरका परस्तों के निशाने पर, और अफसोस की बात यह है कि ऐसी ताकतों को इक्तिदार की पुष्टपनाही हासिल है, जिनका काम था मुल्क में अमन, चैन और इंसाफ को कायम करना, वो लोग इन ताकतों को आज सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। आए दिन ऐसे वाकयात और ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं जिनकी इजाजत हमारे मुल्क का आईन नहीं देता। इस मुल्क में रहने वाली अकलियतों के साथ जिस तरीके के जुल्म और सितम के वाकयात हो रहे हैं, और आए दिन उनकी जान और माल को निशाना बनाना, उनकी इज्जत और आबरू को निशाना बनाना, उनके घरों को मिसमार करना, उनकी मसाजिद को निशाने पर लेना, ये रोज की बात होगी, आम बात है। क्यों मुसलमानों के ऊपर जमीन तंग होती चली जा रही है? क्यों रोजाना हमारे लिए नई नई मायूसी की खबरें सुनने को मिल रही है? ये पहला सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि इन हालात में हम क्या करें, हमारे सामने क्या प्रोग्राम होना चाहिए, क्या लाइहे अमल होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, हम आगे क्या प्लानिंग करें। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कोई भी मौलाना, मुफ्ती या कोई और खुद का फैक्ट चेक नहीं कर रहा। मसलन अब्दुल गफ्फार सलाफी साहब सरकार पर जुल्म और सितम का आरोप तो लगाते हैं, पर लगे हाथों ये भी बता देते हैं कि मौजूदा सरकार में उंगली किस पर उठनी चाहिए। हम एक कौम की हैसियत से आज कहां खड़े हैं इस मुल्क में, हम इस पर गौर करें। मुसलमानों की बस्तियां, मुसलमानों के मोहल्ले, मुसलमानों की पहचान आज किस चीज से, हम इस पर गौर करें। हमारी पहचान है आज गंदगी से, हमारी पहचान है आज गाली गलौज से, हमारी पहचान है आज तालीम से दूरी से, हमारे नौजवानों की पहचान है रात भर गप्पाबाजी और आवारा गर्दी से, हमारे नौजवानों की पहचान है नशाखोरी से, और आज हमारी एक कौम की हैसियत से आज हमारी पहचान इस मुल्क में सबसे करप्ट कौम की हो चुकी है। कारोबार में हम करप्ट हैं, अखलाक में हम करप्ट हैं, और हुकूमत में भी अगर हमको पावर मिल जाए तो सबसे बड़े बेईमान और सबसे बड़े रिश्वतखोर और सबसे बड़े हम और हमारी कौम की हो। वेलकम बैक। बिहार में शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था की एक बच्चे ने
पूरी पोल खोल दी। सीएम नीतीश कुमार के सामने 11 साल के एक बच्चे ने पूरे सिस्टम की कैसे पोल खोल दी, ये इन तस्वीरों में नजर आया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी के पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। इस दौरान एक 11 साल का बच्चा वहां पहुंचा, नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने बच्चे की आवाज सुनी तो रुक भी गए और उसकी बातों को ध्यान से सुना। अधिकारियों को तुरंत उसकी परेशानियों को दूर करने का आदेश भी दिया। बिहार के सीएम तक बच्चे ने कैसे दिलेरी से अपनी बात पहुंचाई, कैसे सीएम के सामने अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। चलिए पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए। दीपक भैया एक मेहरबानी कीजिए भैया, दीपक भैया बिहार के इस 11 साल के बच्चे की हर कोई तारीफ कर रहा है। उसकी हिम्मत, पढ़ाई के प्रति उसके जज्बे की तारीफ की जा रही है। 11 साल का बच्चा खुद अपने आप ही पढ़ाई करता है, ट्यूशन पढ़ाकर पैसे भी कमा लेता है और पिता उसके पैसे को ताड़ी पीने में उड़ा देते हैं। बच्चे का कहना था कि वो और पढ़ना चाहता है, वो बड़ा होकर एक IAS बनना चाहता है, लेकिन उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करने दी जा रही। हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताड़ी पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे, उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।